ओके। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक और क्वेश्चन है कि कितने लोगों ने सच में प्रैक्टिस किया HTML CSS को कल। W3 स्कूल में जितने भी चैप्टर्स थे ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने का ट्राई किया जिन्होंने। टाइप आई। ओके। राहुल, देवेंद्र कुमार, रामाज कुमार। ओके। नेहा। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों का आ रहा है। मैं चाहता हूँ सब लोग जल्दी से रिप्लाई करो कि कितने लोगों ने सच में ट्राई किया। सर मोबाइल में ट्राई किए पर उसमें कुछ सिंबल नहीं आ रहे थे तो रन नहीं हो पाया। ओ। ओके ओके। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने ट्राई तो किया, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड, जिन्होंने भी ट्राई किया सच में ये इम्पोर्टेंट है। और आप लोग कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स आगे बढ़ गए हैं पहले से। जितना आप लोगों को पहले पता था उससे आप लोगों का बेटर वर्जन आगे आ रहा है, राइट। इसलिए ट्राई करते रहो जितना ज्यादा हो सके। कामेश बोल रहा है मैंने लेट में ज्वाइन किया था तो कुछ पता नहीं, बाकी आज की क्लास का ट्राई करूंगा। नहीं नहीं, आप कल के क्लास का भी ट्राई करना, क्योंकि आपके पास वीडियो तो मिल ही गया होगा। आप वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो के थ्रू आप फिर उस चीजों को प्रैक्टिस कीजिए पूरा। ठीक है, ऐसे मिस मत करो किसी चीज को। ओके, भगवती, दीपाली सबने ट्राई किया ऑलमोस्ट। गुड। ठीक है, मेरे इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों ने दिया ही। हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल। ठीक है। और किसी को आंसर करना है जल्दी से कर सकते हो, फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। दैट वाज ऑसम क्लास। ओके, थैंक यू। मैं खुश हूँ कि आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा। सच में थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा किसी को, मतलब कि ये जो सेशन है वो सच में सक्सेसफुल हो रहा है। सर वीडियो लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? अच्छा, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल पाया है तो हो सकता है आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आपको मेल नहीं मिल पाया होगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। मैं लिंक अभी प्रोवाइड कर देता हूँ ऐसे। आपको बस जाना है सॉल्यूशन एक्सपो, सॉरी, solutionexpo.in पे। ठीक है, आप गूगल सर्च करोगे सॉल्यूशन एक्सपो करके तो भी आपको टॉप पे मिल जाएगा इसका लिंक, लाइक दिस। सॉल्यूशन एक्सपो, चलो गूगल सर्च करते हैं डायरेक्टली लिंक की जगह पे। ओके, तो ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना आपको, solutionexpo.in, इस पे जाना है। और इसके अंदर फ्री कोर्सेज की लिस्ट में आपको मिलेगा वेब टेक बिगनर्स वर्कशॉप का। ये जो वर्कशॉप है उसके वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, ये रहा वेब टेक बिगनर्स वर्कशॉप, जो कि 4 दिन का वर्कशॉप है जिसका हम डे 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये रहा उसका वीडियो, और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। ओके। और जिन्होंने भी आ, हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाएंगे ना। इसलिए आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को शेयर करता हूँ। ओके, ये किया मैंने कॉपी।
और चैट पे भेज दिया, ठीक है। आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी नोट्स मैं भेजूंगा, वीडियोस भेजूंगा, जो हमारे पुराने लेटेस्ट लेटेस्ट है या फिर पुराने कोर्सेस है, सभी के लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ओके। ओके, तो फिर अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम आप लोगों को पता है कि हम डे 1 में पढ़ चुके हैं HTML एंड CSS। उसके बाद फिर आज है डे 2, जिसमें हम देखेंगे कुछ और CSS की नई चीजों के बारे में एंड बूटस्ट्रैप। ओके, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन कौन बूटस्ट्रैप में कितना जानता है पहले से। आप लोगों को कितने नॉलेज है? 1 to 5 फिर से आप लोगों का मार्किंग है। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता वो 1 दे सकते हैं। 1 1, हम 0 रखते ही नहीं है, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल 1 2। ओके, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को बूटस्ट्रैप का ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि आप बूटस्ट्रैप के साथ कैसे एक अच्छा डिजाइन बना सकते हो अपने वेबसाइट में। तो प्लीज बी फोकस्ड एंड एक्टिव। फोकस कीजिए नॉलेज के ऊपर जो भी आप लोगों को मिल रहा है, और एक्टिव रहिए ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाए और चैट में हमको बताते चले जाए कि सब चीजें काम कर रही है कि नहीं। ओके, तो फिर से नॉलेज शेयर करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों में से कौन कौन है जो सच में टेक्नोलॉजी को लेकर के पैशनेट है? टाइप आई, जो पैशनेट है। ओके, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे के सारे। वेरी गुड। और ऑलमोस्ट आप सभी लोग किसी ना किसी टेक्निकल फील्ड से है, ये टेक्निकल एजुकेशन से टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, राइट। बट मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताना चाहता हूँ, जो कि है एक हार्श रियलिटी आपके एजुकेशन सिस्टम की। ओके, ये हार्श रियलिटी ये है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो रहा है। मतलब कि आपको जो टेक्नोलॉजी मिलती है वहां सीखने के लिए, जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं पुराने हो चुके हैं। आज जो चल रहे हैं वो चीजें अभी तक अपडेटेड सिलेबस में नहीं आया है, राइट। कितने लोग एग्री हैं मुझसे? आप लोगों को पता ही होगा इन चीजों के बारे में वैसे। एग्री। राइट। तो ऐसा होता ही है कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज है वो हर साल कुछ ना कुछ नई आती रहती है, हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन आपके जो कोर्सेस है वो 4 साल के होते हैं। तो सोचो ना, आप 4 साल में जो चीजें पढ़ करके निकलोगे वो कहीं ना कहीं पुराना हो ही जाएगा। लाइक डिजिटल मार्केटिंग या फिर टेक्निकल फील्ड की बात करें तो कुछ साल पहले हमारा फेसबुक बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, राइट। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम आया, फिर कुछ दिनों के लिए टिकटॉक बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन पिछले साल ही टिकटॉक पूरी तरह बंद हो गया। तो जो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं उनके लिए तो वो चीजें पुरानी हो जाएगी ना। अगर वो पढ़ करके निकलते हैं इंस्टा के बारे में, फेसबुक के बारे में, तो वो 4 साल में कैसे पढ़ सकते हैं किसी चीज को, और कैसे अपडेटेड रह सकते हैं? ये सोचो। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि खुद को अपडेटेड रखना। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपको अपडेटेड नहीं बना पा रहा है, तो आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो चीजों को। सोचो ना कि आपको
आपके पिताजी की, आपके पेरेंट्स के जो बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, पुराने स्कूटर, वो तो मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक नया बाइक तो चाहिए होता है ना। आप जिद करके लेते हो कि नहीं वो आउटडेटेड हो चुका है, मुझे तो एक नया नया चाहिए करके, है ना। सेम तरीके से आपके जो पेरेंट्स है वो पुराना मोबाइल चलाते रहते हैं, कई लोग अभी भी चलाते होंगे, लेकिन आपके जो फोन है वो फिर भी लेटेस्ट वर्जन के आते हैं। अगर वो कुछ साल पुराने हो गए तो आप सोचते हैं कि नहीं अब ये डिवाइस पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, मुझे इसको अपडेटेड रखना है करके सोचते हैं कि नहीं, और आप उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। सेम चीज, आप जब अपने डिवाइस को इतना ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं कि उसको अपडेटेड रखना है, उसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल नहीं समझते कि आप खुद के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सके। आप वही कोर्सेस जो पुराने ढर्रे पे चलते आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं। आप ये कभी नहीं सोचते कि कुछ नए कोर्सेस आ रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसको ज्वाइन कर लिया जाए और उनके बारे में सीखा जाए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा आपके मोबाइल के लिए, आपके बाइक के लिए जितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसका शायद 10% ही, राइट। लेकिन फिर भी आप उस इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, और एक बार आप रेडी भी हो जाए तो फिर ये सोचते हो कि हम पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे करके। यार आप लोग बाइक के लिए मना सकते हो, फोन के लिए मना सकते हो, जो कि एक डिवाइस है, आप उसको इतना ज्यादा वैल्यूएबल समझ के मना सकते हो, तो खुद के लिए क्यों नहीं मना सकते। सोचो, अभी भी कितने लोग एग्री है मेरे साथ। ये प्रॉब्लम है सच में, और आपको अपडेटेड बनना है। नहीं तो आप जैसे ही अपने कॉलेज से निकलेंगे और आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर दुनिया आपको बोल देगी कि यू आर आउटडेटेड। तब आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। सोचो इसको अच्छे से कि आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना आना चाहिए। आपका टाइम, आपकी मनी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो जिससे कि आप अपडेटेड रहोगे और दुनिया के साथ आगे बढ़ पाओगे, राइट। इसलिए हमेशा ये मानो कि कोई भी डिवाइस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप खुद हो। इसलिए डिवाइस से ज्यादा खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं जैसे कि इथिकल हैकिंग के हो गए, नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो गई, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। वैसे फ्री में भी कोर्सेस मिलते हैं, आप फ्री में भी ले सकते हो, बट बिलीव मी फ्री में भी अच्छे मिलेंगे, बट आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा उसमें। इसलिए ट्राई करो कि कुछ नए नए कोर्सेस कोर्सेस परचेस करते जाओ और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, जिससे कि आप अपडेटेड रहोगे हमेशा, राइट। इसलिए एक अल्टीमेट लॉ है सक्सेस का। वो लॉ क्या है? एनी गेसेस? एनीवन? नो? चलो, वर्क हार्ड, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। कीप यूर सेल्फ अपडेटेड, ओके, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो अल्टीमेट लॉ है वो है लॉ पेइंग। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, किसी भी फील्ड में चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। आपका अटेंशन, आपका एफर्ट, आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, आपकी मनी, कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही आपको कुछ मिलता है। अगर आप कुछ भी पे नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए स्टार्ट करो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अपना टाइम, अपना मनी, अपने एफर्ट्स, जिससे कि आप खुद को अपडेटेड रख पाओगे और सक्सेसफुल बन पाओगे लाइफ में। ओके एवरीवन, तो अभी चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप अपने आप को अपडेटेड रखने वाले हो आगे से। ओके, क्योंकि जैसे ही आप कोई एक्शन लेते हो, कुछ कमिटमेंट करते हो, फिर आप उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर देते हो धीरे से। अगर आप अभी कमिटमेंट करते हो, मतलब आप सच में वर्क करने वाले हो उस चीज के ऊपर।
गुड, वेरी गुड। ओके, तो क्या आप लोग सच में एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? टाइप बिग ई, एक्साइटमेंट के लिए अपना टाइप ई। वेरी गुड। ओके, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने कल छोड़ा था, जो कि था सीएसएस, राइट। सीएसएस में हमने सीखा था कि बेसिकली हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, और इस तरह से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को देख करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो आज हम ये बेसिक प्रॉपर्टी को टच न करके, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ही होगा, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को टच करते हैं। उसके बाद फिर हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि हम अप्लाई करते हैं नॉट इम्पोर्टेंट करके। ये नॉट का सिंबल, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स में, या फिर हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल है जिसके थ्रू सीएसएस आ रहा है, इंटरनल सीएसएस भी अप्लाइड है सेम क्लास के ऊपर, और सेम क्लास के ऊपर आप इनलाइन सीएसएस भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल होने की वजह से आप जो सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो वो अगर अप्लाई हो ही नहीं रहा है उस टाइम पे, आप अपने सीएसएस की प्रायोरिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो अप्लाइड हो जाएगा और बाकी दूसरे सीएसएस उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जब भी आपका सीएसएस अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो दूसरे सीएसएस को ओवरराइड करने के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट का यूज इस तरह से किया जाता है। ठीक है, यहीं पे ही एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 पैराग्राफ बने हुए हैं, और एक के पास क्लास है माई क्लास एंड दूसरे के पास है आईडी माई आईडी। ओके, अब यहाँ पे तीनों के लिए ही सीएसएस लिखा हुआ है। माई आईडी के ऊपर लिखा हुआ है ब्लू, एंड माई क्लास के लिए बैकग्राउंड कलर है ग्रे, और पी टैग के लिए बैकग्राउंड कलर है रेड। ओके, अब होना ये चाहिए था कि ये जो क्लास एंड आईडी के थ्रू अप्लाइड है वो ब्लू और ग्रे दिखता, बट क्योंकि यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, इसलिए ये वाला सीएसएस बाकी सीएसएस को ओवरराइट कर रहा है और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ हो रही है। ओके, इस तरह से हम नॉट इम्पोर्टेंट का यूज करके अच्छे से अपने सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे को ओवरराइट करने से रोक सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम कुछ एडवांस्ड सीएसएस भी आज सीखेंगे। अगर आपको राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं बॉर्डर की मदद से। उसके बाद फिर इमेजेस की बात करें। बॉर्डर बॉर्डर में आपके इमेजेस कैसे शो होने चाहिए, जैसे कि आप एक नॉर्मल बॉर्डर बनाते हो तो बॉर्डर कलर दे देते हो, उसका कुछ पिक्सल डिफाइन करोगे जिससे कि उस विड्थ का एक लाइन ड्रॉ होता है। लेकिन उसकी जगह पे आपको एक इमेज चाहिए, तो वो इमेज आप कैसे दे सकते हो? इसके थ्रू बॉर्डर इमेज, और आप अपने यूआरएल का इमेज का यूआरएल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो आप बैकग्राउंड एक इमेज भी रख सकते हो और कलर्स भी रख सकते हो, जो कि हम पहले ही देख चुके थे। ठीक है, कलर्स, तो कलर के डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, राइट। हम आरजीबी कलर यूज कर सकते हैं, या फिर हेक्स कोड यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कलर के नेम यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से कलर की ओपेसिटी देना चाहते हो कि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट वे में शो हो, तो आप इस तरह से ओपेसिटी भी दे सकते हैं। ये हो गया आपका कलर का आरजीबी वैल्यू, एंड थर्ड हो गया ओपेसिटी, जिसकी वजह से आपका कलर इस तरह से फेड वे में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कलर कीवर्ड। कुछ कलर के कीवर्ड्स है लाइक ट्रांसपेरेंट एंड करंट कलर, इनहेरिट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो
अगर आप बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट सेट करते हैं और आपके बैकग्राउंड में कोई इमेज है या फिर कोई भी कलर है, तो वो एज अ बैकग्राउंड शो होगा, इसका बैकग्राउंड कलर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लाइक इस तरह से। ओके। अब वही बात करें करंट कलर की, ये क्या करेगा? अगर आपने इस तरह से कोई टेक्स्ट लिखा और आप चाहते हैं कि सेम कलर का ही बॉर्डर भी बने, ठीक है, और आप यहाँ पे कलर कोड ना दे करके करंट कलर करोगे, तो बस आपको ये वाला कलर चेंज करना होगा। जैसे ही आप ये वाला कलर चेंज करेंगे, करंट कलर कीवर्ड की वजह से इसका जो बॉर्डर है वो भी सेम कलर का बनेगा। ओके। तो इस तरह से आप अपने कलर कोड को एक ही जगह पे रख सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस में न रख करके, जिससे कि आपके कोड में अगर कोई भी चेंज होता है, डिजाइन में कलर चेंज होते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। ओके। अब बात करते हैं ग्रेडियंट की। आप लोगों को आइडिया होगा कि ग्रेडियंट कैसे शो होता है, इस तरह से डिफरेंट कलर्स के मिक्सचर, जिसके दो टाइप होते हैं, लिनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट्स। तो लिनियर ग्रेडियंट क्या है? जो कि लिनियर वे में इस तरह से शो होते हैं डिफरेंट कलर्स। लेकिन अगर हम रेडियल ग्रेडियंट की बात करें, तो वो सेंटर से स्टार्ट होता है, सेंटर से डिफरेंट कलर बनना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, और उसके अंदर फिर लिनियर ग्रेडियंट फंक्शन यूज करके डिफरेंट कलर को मिक्स कर सकते हैं। और उसी तरह से आप रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये CSS की प्रॉपर्टी है, और ये रहा फंक्शन हमारा। इसके अंदर है रेड और येलो कलर का मिक्सचर। इसको हम ग्रीन करते हैं और ये इस तरह से शो होने लगेगा। ओके। तो ग्रेडियंट के डिफरेंट वेरिएशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा अलग दिख रहा है, उसके बाद फिर ये तीन कलर में मिक्स होकर के आया। ठीक है। तो ये लिनियर ग्रेडियंट में ही अगर हम तीन प्रॉपर्टी पास करें, तीन डिफरेंट कलर पास करें, तो वो इस तरह से शो होंगे। और ये है आपका लिनियर ग्रेडियंट, जिसमें बहुत सारे कलर्स पास किए गए हैं, इसलिए वो इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। तो आप ये डिफरेंट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका इसके लिए क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक अच्छा ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं अच्छे डिजाइन के लिए। ओके। अब बात करते हैं शैडो की। तो शैडो इफेक्ट किस तरह से शो होगा? लाइक दिस, कि अगर आपने कोई कार्ड बनाया या फिर कुछ इमेज या फिर हो सकता है थंबनेल, तो उसका आप शैडो देना चाहते हो। ओके। तो शैडो इफेक्ट के लिए आपको इस तरह से ये तो हो गया टेक्स्ट शैडो, आपको देना है बॉक्स शैडो। अगर आप एक बॉक्स पे वर्क कर रहे हो तो इसके दो टाइप होते हैं। एक होगा टेक्स्ट शैडो, कि अगर आप एक टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हैं और उसका शैडो देना चाहते हैं, लाइक दिस, एक टेक्स्ट है, इसका शैडो डिफाइन हुआ इस तरह से। ठीक है। इसमें एक होता है आपके शैडो का साइज और विड्थ, और दूसरा होता है आपके शैडो की दूरी, की कितने दूरी पे वो शो होना चाहिए करके। ठीक है। लाइक इसको हम करते हैं 5 पिक्सल। देखो, तो ये थोड़ा नीचे शो होने लगा। उसी तरह से यहाँ पे शैडो का जो कलर है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू। और अगर आप इस तरह से तीन वैल्यू देंगे यहाँ पे, तो वो लेफ्ट एंड राइट दोनों के डायरेक्शन को शो करेगा। लाइक ये है हाइट के लिए, कि वो कितने ऊपर या नीचे शो होगा आपके टेक्स्ट से। और ये है राइट, सॉरी, ये है फेड वैल्यू। ओके। इसके थ्रू उसका जो शैडो है वो फेड हो जाएगा जितना ज्यादा आप वैल्यू बढ़ाओगे। ओके। तो इस तरह से आप डिफरेंट शैडो इफेक्ट को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, ये तो टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, 2D ट्रांसफॉर्म की।
इसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 2D ट्रांसफॉर्म, उसके बाद फिर 3D ट्रांसफॉर्म, जब आप एनिमेशन करोगे तो एक बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो आप लोग एनिमेशन की मदद से, लाइक दिस। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ वो रोटेट होता है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? एनिमेशन एंड ट्रांसफॉर्म की वजह से। तो ये है 2D ट्रांसफॉर्म, जिसमें वो 2D वे में रोटेट हो रहा है, राइट, इस तरह से। इसके लिए एक्स एंड वाई स्केल को चेंज किया जाता है, जिससे कि वो इस तरह से रोटेट हो पाता है। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है ट्रांसलेट। ओके, ट्रांसलेट फंक्शन ट्रांसफॉर्म के अंदर। और ये क्या करता है, आपके ये जो बॉक्स है उसको थोड़ा सा, मतलब कि रोटेट की जगह पे ये बस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेकर के जाता है। ओके, तो आप इसके थ्रू भी एनिमेशन दे सकते हैं, जब आप एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म दोनों को मिक्स करेंगे तो। और इसी तरह से रोटेट फंक्शन, जो कि आपका रोटेट करते जाएगा, जो हमने टॉप पे देखा था। देन स्केल फंक्शन, स्केल फंक्शन क्या करता है, ये आपके जो बॉक्स है या फिर जो भी एलिमेंट पे आप सीएसएस अप्लाई कर रहे हो उसके साइज को स्केल करता है, छोटा करेगा या फिर बड़ा करेगा। ओके, उसी तरह से ये स्केल आप छोटा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन स्केल एक्स एंड स्केल वाई, जिसके थ्रू आप उसको एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में स्केल कर पाएंगे। लाइक ये है वाई स्केल, इसको मैं करता हूँ 8, इसलिए ये वाई डायरेक्शन में थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, तो इस तरह से आप 2D ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के साथ। इसी तरह से है 3D ट्रांसफॉर्म। आप लोगों ने 2D इस तरह से देखा था, ये 2D वे है जो कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब ये है 3D, जो कि जेड डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, तो बस डिफरेंट यही है कि वहां पे हम रोटेट एक्स रोटेट वाई कर सकते थे, यहाँ पे करेंगे रोटेट जेड। ओके, तो ये रोटेट जेड, इस तरह से रोटेट जेड वर्क करता है। यहाँ पे हम रोटेट जेड दे करके उसकी डिग्री को मेंशन करेंगे कि वो कितने डिग्री में रोटेट होना चाहिए। ओके, लाइक अभी मैं इसको करता हूँ 45 डिग्री। ओके, तो ये 45 डिग्री में रोटेट हो गया। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट ट्रांसफॉर्म का यूज करने के बाद ट्रांजिशन के यूज से उसको एनिमेटेड कर सकते हैं। ट्रांजिशन के अंदर होता है आपका ट्रांजिशन कौन से वे में हो रहा है, देन ट्रांजिशन डिले, कि वो कितने डिले में इस तरह से एनिमेटेड दिखेगा। ओके, लाइक हम करते हैं इसको, ये देख सकते हैं आप लोग कि जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो इसका जो विड्थ और हाइट है वो इंक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इस डिवीजन के ऊपर होवर कीवर्ड की मदद से इसका विड्थ और हाइट इंक्रीज हो रहा है 300 पिक्सल तक, और इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो है 100 पिक्सल। ठीक है, एंड जो ट्रांजिशन है वो ये डिफाइन कर रहा है कि जैसे ही इसका वेट चेंज होता है तो 2 सेकंड में ये चेंज होना चाहिए करके। मतलब कि जैसे मैं इस पे होवर करता हूँ तो वो 2 सेकंड में धीरे धीरे चेंज होगा। ओके, उसी तरह से हाइट 4 सेकंड में चेंज हो रहा है, मतलब कि हाइट को चेंज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो, अब अगर मैं इसको भी 4 सेकंड करता हूँ तो अब दोनों ही प्रॉपर्टी एक साथ चेंज होगी। ओके, तो इस तरह से आप लोग एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अब बात करते हैं और भी एनिमेशन की, लाइक इस तरह से। तो इसमें आप लोगों को एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा और की फ्रेम यूज करना पड़ेगा। की फ्रेम क्या करता है कि आप होवर इफेक्ट दो ही मत, ठीक है,
बिना होवर इफेक्ट दिए आप बस टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करोगे। लाइक हम ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है, देखो मैं कोई होवर नहीं किया यहाँ पे, ये बस चेंज हो रहा है किसकी वजह से, क्योंकि आपको बस यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन अप्लाई करना है 4 सेकंड का, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट लोड होता है ब्राउजर पे, फिर उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि 0% टाइम ड्यूरेशन है तो वो रेड से स्टार्ट स्टार्ट होगा। सॉरी, अगर टाइम ड्यूरेशन 0% बचा है तो वो रेड होगा, अगर 100% बचा है तो वो ग्रीन होगा, मतलब कि इसका जो कलर है वो ग्रीन से स्टार्ट होगा। फिर जैसे ही आपका आधा टाइम कंप्लीट हो गया तो वो बन गया ब्लू, उसके बाद फिर येलो, देन जैसे ही टाइम अप होता है वो बन गया रेड कलर बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन कीवर्ड की मदद से एनिमेशन ड्यूरेशन एंड की फ्रेम, तो हम बात कर रहे थे इस तरह से एनिमेशन प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने वेबसाइट के अंदर एनिमेशन दे सकते हैं, वो भी बिना किसी होयर इफेक्ट के, बिना किसी इवेंट के। ओके, जैसे ही आपका वेबसाइट लोड होता है तो की फ्रेम की मदद से आप उस टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एनिमेशन एंड ट्रांसफॉर्म सबको क्लियर हुआ अभी तक जो जो हमने सीखा? ओके गुड, बस जरूरी ये है कि आप ये चीजें प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, इसी तरह से हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है मीडिया क्वेरी। ओके, बाकी आप लोग धीरे धीरे देख सकते हैं जैसे कि पेजिनेशन एंड पेजर, ये सब चीजें क्या होती है। हम बात करते हैं मीडिया क्वेरी के बारे में। अगर हम कंटिन्यू करना चाहें एनिमेशन को तो अच्छा, वो आप लोग यहीं से ही आंसर ढूंढ सकते हो, उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा, अगर नहीं मिला तो आप ग्रुप में आंसर करना, लेकिन ठीक है, ये आपका होमवर्क। ओके, तो अब बात करते हैं हम मीडिया क्वेरी की। मीडिया क्वेरी किस लिए यूज होता है, ये एक रोल डिफाइन करता है कि आप कौन से स्क्रीन पे वर्क करना चाहते हैं, तो आपका कौन सा सीएसएस अप्लाई होना चाहिए। ओके, मतलब कि अगर हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स में डिफरेंट सीएसएस अप्लाई होने चाहिए। ओके, लाइक वो फोन पे भी प्रॉपर दिखे, टैबलेट के अंदर भी, और डेस्कटॉप के स्क्रीन पे भी एकदम प्रॉपर शो होना चाहिए। ओके, उसके लिए हम सेम सीएसएस तो लगा नहीं सकते हैं, हमारे जो डिविजन्स होंगे, डिफरेंट सेक्शंस होंगे, वो ठीक से शो नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम मीडिया क्वेरी का यूज कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी का यूज कैसे करना है हमको, मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, मीडिया स्क्रीन, एंड उसके बाद फिर हम डिफाइन करते हैं मिनिमम वेट, कि हम कौन से स्क्रीन के लिए कौन सा सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम वेट है 480 पिक्सल, और ये जो स्क्रीन है इसका साइज कितना है अभी, 668। ओके, ये हुआ 480 पिक्सल से लेस। तो जैसे ही मिनिमम स्क्रीन साइज इसका चेंज हुआ, उसके बाद फिर जो नॉर्मल कलर है वो अप्लाई हो गया। ओके, तो इस तरह से मीडिया क्वेरी की मदद से हम डिफरेंट डिवीजन की साइज को भी चेंज करेंगे, जिससे कि वो प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम वेट कितना सेट हुआ है, 480 पिक्सल, ठीक है। और ये किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, आपके लेफ्ट साइड बार एंड मेन के ऊपर। मेन कहाँ पे है, यहाँ पे ये मेन है, जिसके अंदर एक हेडर और
एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मतलब कि ये दोनों, और एक साइड बार बना हुआ है लेफ्ट साइड बार करके, जिसके अंदर ये मेनू आइटम है 1 2 3 4 5। अब होना क्या चाहिए कि जैसे ही हम इसको फोन में देखेंगे तो ये सेम अगर शो होता है इस तरह से, तो फोन में वो प्रॉपर शो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो साइज है वो उस स्क्रीन में प्रॉपर नहीं देख सकता है। इसलिए इसको क्या करना है, डिफरेंट रो में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही ये वाला अप्लाई होता है मिनिमम वेट, और ये हमारा स्क्रीन चेंज हुआ, इस तरह से हम उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो बस आपको लॉजिक लगाना होगा कि कौन से स्क्रीन पे हम आप कौन से सीएसएस को अलाउ करना चाहते हैं और कौन से स्क्रीन पे अलाउ नहीं करना चाहते हैं। और इस तरह से आप प्रैक्टिस के साथ एक अच्छा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। ओके, तो बस आप लोग ये सीएसएस में जो जो चीजें हैं सबको प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके, या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप। तो सीएसएस में इतना काफी है सभी के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर। सर एक बार फिर बता सकते हैं क्या? अच्छा, ये जो मीडिया क्वेरी है वो, ओके। तो मीडिया क्वेरी क्या करता है, आपके स्क्रीन के साइज के हिसाब से डिफरेंट सीएसएस अप्लाई करने में मदद करता है। तो जैसे कि यहाँ पे अप्लाई है मिनिमम वेट ऑफ योर स्क्रीन 480 पिक्सल। तो जब तक आपका मिनिमम वेट मतलब कि 480 पिक्सल से ज्यादा रहेगा, तब तक ये जो वेट है लेफ्ट साइड बार का वो रहेगा 200 पिक्सल, और ये लेफ्ट में शो होता रहेगा। ओके, और आपका मेन कंटेंट उसके राइट में शो होगा, क्योंकि उसका भी वेट कम है। ओके, मार्जिन के साथ शो हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे ही ये जो मिनिमम वेट वाला रूल है वो हटता है, लाइक मिनिमम वेट इसका उससे भी कम हो गया 480 पिक्सल से। ठीक है, तो जैसे ही उससे कम होता है तो फिर क्या होगा, आपका जो नॉर्मल वाला कोड है वो अप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये डिफरेंट सेक्शन में शो होंगे। तो आप इस तरह से अपने डिफरेंट स्क्रीन के लिए, हो सकता है आपको 3 डिफरेंट मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। एक लिखना पड़ेगा अगर आपका कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस है, तो क्या करेंगे आप, एक बार लिखेंगे टैबलेट स्क्रीन के लिए, और एक लिखेंगे आप मोबाइल स्क्रीन के लिए। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के स्क्रीन में, कि लैपटॉप स्क्रीन बहुत छोटा पड़ रहा है आपके डिजाइन के लिए, तो आपको उसका भी मिनिमम वेट डिफाइन करना पड़ेगा और डिफरेंट सीएसएस लिखने पड़ेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका और अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछेंगे। ओके, तो अब क्या हम लोग तैयार है बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने के लिए? यस यस यस। ओके गुड। तो अब हम सेम ट्यूटोरियल में चलते हैं बूटस्ट्रैप सेक्शन में। आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप का भी पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा। बूटस्ट्रैप 3 और 4 डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं, तो जो जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप सीख सकते हैं। ओके, अभी हम लेटेस्ट वाला सीखते हैं बूटस्ट्रैप 4 के बारे में। तो बूटस्ट्रैप है क्या एक्चुअल में? ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है, जिसके फाइल्स हमको मदद करते हैं हमारे वेबसाइट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अच्छा डिजाइन बनाने के लिए। इसकी मदद से हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, वो भी बिना सीएसएस में हार्ड कोड किए। और हमको बस अप्लाई करना पड़ेगा कुछ क्लासेस जो कि बूटस्ट्रैप हमको प्रोवाइड करता है। ओके, तो
इससे पहले कि हम रिस्पॉन्सिवनेस कैसे अप्लाई करें, हम ये देखते हैं कि कैसे हम बूटस्ट्रैप को अपने वेबसाइट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बूटस्ट्रैप को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप बूटस्ट्रैप के फाइल्स को डाउनलोड कर लो उसके साइट से, वेबसाइट से। आपको यहीं कहीं लिंक मिल जाएगा उसका, डाउनलोड बूटस्ट्रैप, ठीक है, यहाँ पे getbootstrap.com पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो बूटस्ट्रैप के फाइल्स। और फिर उसके जो लिंक है, जैसे कि हम CSS फाइल को लिंक करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको हेडर में डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिंक्स को। ओके, या फिर अगर आप उस फाइल्स को डाउनलोड नहीं करते तो बस CDN, CDN क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है एक लिंक के थ्रू। बस आपको उस लिंक को अपने वेबसाइट में लिंक करना है, लिंक कीवर्ड के थ्रू एंड स्क्रिप्ट कीवर्ड के थ्रू, जिसके थ्रू आप उन फाइल्स को अपने वेबसाइट के अंदर इनहेरिट करेंगे और फिर आप बूटस्ट्रैप के सारे CS क्लासेस को यूज कर पाएंगे। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बूटस्ट्रैप के स्टाइल के सेट के साथ साथ jQuery, JS सारे के सारे फाइल्स को इंक्लूड करें। बस उनकी जरूरत टाइम के साथ पड़ती है। अगर आप कुछ ज्यादा एनिमेशन वाली चीजें यूज कर रहे हो, अगर आपके क्लास में jQuery की वजह से कुछ नया इफेक्ट आने वाला है, JS की वजह से कुछ इफेक्ट आने वाले हैं, तो आपको ये दोनों क्लासेस या फिर ये तीनों क्लासेस इंक्लूड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ CSS की मदद लेना चाहते हैं बूटस्ट्रैप में, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो वो आप प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। जो भी CSS यूज़ कर रहे हैं, जो भी बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, उसमें इनका कितना इफेक्ट हो रहा है करके। अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको हटा दो, जिससे कि आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, अननेसेसरी फाइल्स को डाउनलोड नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल चीज़ों की, जैसे कि हमको एक टेबल ही डिफाइन करना है, तो बूटस्ट्रैप उसको उसमें हमको कैसे मदद करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक टेबल डिजाइन है। इसको मैं रोटेट करता हूँ। ये जो टेबल है इसका डिजाइन आप लोग देख सकते हैं, कुछ डिफरेंट लग रहा है नॉर्मल टेबल डिजाइन से। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप के दो क्लासेस यूज हुए हैं, एक है टेबल और दूसरा डिफाइन है टेबल स्ट्रिप्ड। तो टेबल स्ट्रिप्ड की मदद से ये डिफरेंट कलर में शो हो रहे हैं, डिफरेंट कलर, डिफरेंट रोज, राइट। अगर मैं उसको हटा देता हूँ तो ये नॉर्मल टेबल डिजाइन शो हो रहा है। अगर मैं इस टेबल क्लास को भी हटा दूं तो बूटस्ट्रैप के दोनों ही क्लास हट गए। इसलिए जो हम एक नॉर्मल टेबल डिफाइन करते हैं HTML के थ्रू, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम सिर्फ क्लास की मदद से अपने वेबसाइट के डिजाइन को बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं बिना किसी CSS के अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे कोड में कोई दूसरा CSS नहीं है। बस हेड पार्ट के अंदर ये जो स्क्रिप्ट फाइल है और स्टाइल सेट है वो इंक्लूडेड है, जो कि बूटस्ट्रैप फाइल्स को इंक्लूड करता है, राइट। तो इसी तरह से बूटस्ट्रैप यूज होता है। हमको बस उसके क्लासेस को जानना है कि कौन से क्लासेस हमको किस डिजाइन में हेल्प करेंगे। अब मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ अपने test.html में, ये दिखाने के लिए कि ये नॉर्मली वर्क करेगा कि नहीं इसमें। ओके, कॉपी एंड पेस्ट, ये आ गया पूरा का पूरा कोड। इसके अंदर बस ये फाइल्स इंक्लूड हुए हैं और फिर एक टेबल बना हुआ है। टेबल के अंदर है क्लास। ओके, टेबल क्लास एंड टेबल स्ट्रिप्ड क्लास। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम चलते हैं
उस फाइल को ओपन करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रॉपर डिजाइन्स इंक्लूड हो गए हैं जो कि बूटस्ट्रैप के सीडीएन लिंक की मदद से हुए हैं। इसी तरह से अगर आप बूटस्ट्रैप के फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो जहाँ पे वो फाइल होंगे वो लोकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उस फाइल का। ओके, तो ये है बेसिक कंसेप्ट बूटस्ट्रैप का। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स में बूटस्ट्रैप कैसे वर्क करता है, जिसमें आता है सबसे पहले बूटस्ट्रैप का कंटेनर प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर आपके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है अच्छे से तो ये जो कंटेनर प्रॉपर्टी है उसका यूज प्रॉपर होना चाहिए। कंटेनर प्रॉपर्टी हमको क्या हेल्प करता है, वो इस तरह से हमको ब्लॉक देता है हमारे वेबसाइट के लिए कि अगर हम कंटेनर यूज कर रहे हैं बॉडी के अंदर तो वो इस तरह से कुछ गैप के बाद आप बहुत सारे वेबसाइट देखते होंगे जो कि इस तरह से होते हैं। लाइक ये जो मार्जिन आपको मिल रहा है स्क्रीन में वो किसकी वजह से मिल रहा है, कंटेनर क्लास की मदद से। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे चाहते हो कि आपका जो स्क्रीन है वो 100% वेट ले तो आपको बस कंटेनर फ्लड का यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप 100% स्क्रीन यूज कर पाएंगे। अभी मैंने जो कोड कॉपी किया था उसमें क्या था, इसमें आप देख सकते हैं ये एक डिवीजन बना हुआ है जिसके अंदर लगा हुआ है कंटेनर क्लास। ओके, इसकी जगह पे मैं दूसरा क्लास यूज करता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। अभी ये इतनी मार्जिन के बाद शो हो रहा है, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ और कंटेनर फ्लोट क्लास की वजह से ये यहाँ पे शो होने लगा विदाउट मार्जिन, क्योंकि ये 100% वेट स्क्रीन का ले रहा है। ठीक है, तो जैसा भी आपको वेबसाइट डिजाइन करना है 100% वेट के साथ या फिर इस तरह से मार्जिन के साथ फुल डिजाइन के हिसाब से ये डिफरेंट क्लासेस आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है सबसे बेसिक कंसेप्ट कि आपको एक कंटेनर बनाना ही है, उसी कंटेनर के अंदर में बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स को HTML के बनाने हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक टेबल। तो हमने अभी अभी देखा टेबल के कौन कौन से क्लासेस हैं। सबसे पहले यूज करना पड़ता है हमको टेबल क्लास, जिसकी मदद से ये टेबल के प्रॉपर बॉर्डर शो होते हैं और वो रिस्पॉन्सिव वे में हमको दिखते हैं, जैसे कि अभी ये दिख रहा है। अभी कौन सा स्क्रीन है हमारा, Pixel 2 फोन के लिए। इसको अगर हम गैलेक्सी स्क्रीन पे देखें तो भी ये प्रॉपर दिख रहा है। अगर हम इसको गैलेक्सी फोल्ड में देखें तो भी ये प्रॉपर शो हो रहा है, राइट। और ये डेस्कटॉप की स्क्रीन में भी प्रॉपर है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से डिफरेंट स्क्रीन साइज में चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बना है कि नहीं। ओके, अब ये हो गया टेबल क्लास। उसके बाद फिर हमने बात किया टेबल स्ट्रिप के बारे में। टेबल स्ट्रिप इस तरह से वर्क करता है कि वो डिफरेंट कलर्स में शो होने लगा। ओके, टेबल बॉर्डर अगर हम अप्लाई करते हैं तो टेबल का पूरा बॉर्डर हाईलाइट होकर के शो होने लगेगा। उसी तरह से टेबल होवर कि अगर आप जिस भी रो में जा रहे हैं वो सारे रो हाईलाइट होने चाहिए, तो उसके लिए आपको होवर इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। इसको करते हैं रोटेट। इस तरह से टेबल होवर की मदद से ये होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, इसी तरह से टेबल डार्क अगर आप नाइट मोड में या फिर इस तरह से डार्क थीम यूज कर रहे हो उसके लिए है। ओके, बॉर्डरलेस टेबल होवर, डार्क में भी टेबल होवर इस तरह से वर्क करेगा। अब बात करते हैं उसके कलर की कि अगर आपको डिफरेंट कलर्स अप्लाई करने हैं तो वो कलर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप हमको डिफरेंट कलर्स डिफरेंट क्लास नेम की मदद से प्रोवाइड करते हैं। लाइक प्राइमरी का कलर होता है इस तरह से ब्लू, सक्सेस ग्रीन कलर अप्लाई करता है,
अगर हमको रेड या फिर इस तरह से कलर चाहिए तो उसका डेंजर कीवर्ड है। इन्फो भी ब्लू, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कलर अप्लाई करता है। वार्निंग देना है उसके लिए येलो कलर, मतलब कि वार्निंग कीवर्ड के थ्रू हम येलो कलर अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव, सेकेंडरी, डार्क, इस तरह से डिफरेंट कलर्स है हमारे पास बूटस्ट्रैप के पास। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे बस टेबल सक्सेस लिखा हुआ है जिसकी मदद से यहाँ पे कलर हमको ग्रीन शो हो रहा है। ओके, इसी तरह से टेबल डेंजर लिखा हुआ है जिसकी मदद से ये वाला जो कलर है वो रेड शो हो रहा है, ये जो डेंजर वाला है। ओके, तो आप डिफरेंट कलर्स इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सेम कलर को आप टी आर में ना यूज करके यूज कर सकते हैं डायरेक्टली टेबल के पास, जिससे कि आपका पूरा का पूरा टेबल इस तरह से शो होने लगेगा। राइट, इसी को हम देते हैं अगर टेबल स्ट्रिप। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि कलर तो सेम है, जो प्राइमरी कलर मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वो स्ट्रिप्ड वे में इस तरह से कुछ डार्क और कुछ लाइट कलर शो हो रहे हैं। राइट, अगर मैं ये सारे कलर्स हटा दूं यहाँ से तो आप लोगों को अच्छे से दिखेंगे। ओके, तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इमेजेस की। तो इमेजेस के जो डिफरेंट वेरिएशन है कि आप राउंडेड कॉर्नर या फिर सर्कल, थंबनेल की तरह शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ CSS की मदद से अगर आप करेंगे तो उसमें क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास के लिए मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आप राउंडेड कीवर्ड, राउंडेड क्लास की मदद से इस इमेज को राउंडेड शेप में शो कर सकते हैं। सर, इफ आई नीड पर्पल कलर सो आई कैन अप्लाई इट। हाँ, आप कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये है इमेज की प्रॉपर्टी जिसमें आप क्लास यूज करेंगे राउंडेड, जिसकी मदद से ये राउंडेड शेप में शो होने लगा है। ओके, अगर आपको उसी इमेज को एज अ सर्कल शो करना है तो आपको बस सर्कल, राउंडेड सर्कल या फिर इस तरह से क्लास यूज करना पड़ेगा। ओके, तो बस क्लास की मदद से ही आप डिफरेंट वे में अपने इमेज को शो कर सकते हैं, एज अ थंबनेल, एज अ राउंडेड सर्कल, जो भी आप चाहें। ओके, अब बात करते हैं जंबोट्रॉन की। जंबोट्रॉन क्या है? अगर आप अपने साइट पे कुछ बड़े से बॉक्स में हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए, तो उस बॉक्स को बोला जाता है जंबोट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए बस हमको जंबोट्रॉन क्लास यूज करना है और बूटस्ट्रैप हमको इस तरह से हाईलाइटेड वे में एक बॉक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका आप लोग HTML देख सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस एक हेडर है और पैराग्राफ बना हुआ है और उसके नीचे 2 और पैराग्राफ है। बट ये जो जंबोट्रॉन है वो इस डिवीजन के अंदर है। तो जितना भी कंटेंट जंबोट्रॉन क्लास के अंदर आता है वो इस तरह से हाईलाइटेड वे में बॉक्स में शो होगा। ठीक है, अगर हम फुल वेट चाहते हैं जंबोट्रॉन का तो हमको अगेन सेम यूज करना पड़ेगा फ्लोट के साथ, जिससे कि ये फुल वेट में हमको शो होगा। ओके, इसके बाद फिर बात करते हैं अलर्ट्स की। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट में इस तरह से अलर्ट शो होते हैं और वो हाइड हो जाते हैं। राइट, तो वो शो हाइड तो एनिमेशन नहीं होगा इसमें, लेकिन आप लोग कैसे ये डिजाइन बना सकते हो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास यूज करना है अलर्ट एंड अलर्ट
उसका कलर कि ये सक्सेस के लिए मैसेज है या फिर एक वार्निंग है, डेंजर है, जो भी है। तो आप लोगों को पता है अब कि सक्सेस के लिए ग्रीन शो होता है, अगर हम इन्फो शो करते हैं तो वो इस तरह से ब्लू बॉक्स में शो होगा। वार्निंग के लिए येलो, डेंजर मतलब कि रेड। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्लासेस में यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि इन्फो के लिए कौन सा कलर है। अगर मैं इसी को, ये है सक्सेस, सक्सेस को अगर इन्फो कर दूं तो ये कौन सा कलर बनेगा, ब्लू कलर, राइट। तो बस इनकी मदद से आप डिफरेंट अलर्ट्स बना सकते हैं, इस तरह के डिजाइन। ओके। और फिर आप चाहे तो उसको जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस के एनिमेशन की मदद से शो और हाइड कर सकते हैं जब भी आप शो करना चाहें। अब बात करते हैं बटन्स की, कि अगर हम एक नॉर्मली बटन बनाए अपने वेबसाइट में जिसमें हम कोई बूटस्ट्रैप की क्लास यूज नहीं करते हैं तो वो कैसे शो होता है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा वैसे, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे डिजाइन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने बनाया एक बटन, और इसका जो क्लास है BTN, इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि वो एक बूटस्ट्रैप क्लास है। अब करता हूँ पेज पर रिफ्रेश। तो ये एक बेसिक बटन है जो कि नॉर्मली शो होता है। अब इसी की जगह पे बात करते हैं एचटी बूटस्ट्रैप के क्लासेस के थ्रू। तो हमको सबसे पहले बटन डिफाइन करने के लिए एक क्लास ऐड करना पड़ेगा BTN, और उसके साथ उसके कलर्स को चेंज करने के लिए हम इस तरह से BTN प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग उस डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं, कि अगर आपको नॉर्मल लाइट कलर चाहिए तो आपको यूज करना है BTN लाइट। अगर डार्क कलर चाहिए BTN डार्क। तो सपोज मुझे अभी ग्रीन बटन चाहिए वहाँ पे, तो बस ये जो BTN एंड BTN सक्सेस है वो क्लास मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लास सेव किए एंड रिफ्रेश। तो ये ग्रीन कलर का बटन बन गया है यहाँ पे। ओके। इसी तरह से डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो कि बूटस्ट्रैप हमको अच्छे डिजाइन में प्रोवाइड करते हैं। लाइक बटन के ग्रुप्स, की अगर हमको डिफरेंट बटन्स एक ही ग्रुप में चाहिए। लेकिन इन सब से पहले, अलग अलग एलिमेंट्स को देखने से पहले हम थोड़ा सा और बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है हमारे वेबसाइट में, कि जो हम ग्रिड्स बना रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस बना रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं ग्रिड। और ये जो ग्रिड है वो डिफरेंट स्क्रीन के अकॉर्डिंग किस तरह से शो होंगे, उनका वेट क्या होगा करके, राइट। जो कि हमने अभी अभी देखा CSS में, कि अगर हम दो अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं, दो ग्रिड बना रहे हैं, तो यही डिफाइन करना पड़ता है कि वो एक ही साथ शो होंगे बड़े स्क्रीन में, और छोटे स्क्रीन में अलग अलग रोज में शो होंगे, एक के ऊपर और नीचे शो होंगे, राइट, लेफ्ट राइट में शो नहीं होंगे, जिससे कि हमारा स्क्रीन साइज बिगड़ेगा नहीं। तो सेम हम बूटस्ट्रैप में कैसे अप्लाई करेंगे, ग्रिड की मदद से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्रिड का बेसिक। ग्रिड के बेसिक में क्या होता है, बूटस्ट्रैप हमको इस तरह से 12 डिफरेंट ग्रिड देता है बाय डिफॉल्ट। मतलब कि हमारा जो स्क्रीन है वो बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम्स में बटा हुआ है, ठीक है। और इसी 12 कॉलम को हम यूज करेंगे डिफरेंट साइज देने के लिए। तो अगर हम एक कॉलम डिफाइन करते हैं, लाइक एक CSS यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। तो इस CSS में क्या है, CSS मतलब कि इस क्लास में क्या है, क्लास अप्लाइड हुआ है कॉलम कॉलम कॉलम, मतलब कि 3 कॉलम यूज हुआ है एक रो क्लास के अंदर में। मतलब कि सिंगल रो में ये 3 डिफरेंट कॉलम्स हमको शो हो रहे हैं, राइट।
अब अगर मैं स्क्रीन के साइज को चेंज करूं तो वो तीनों के तीनों कॉलम हमको फिर भी सेम ही पोजीशन पे दिख रहे हैं, चाहे हमारा स्क्रीन कितना भी छोटा हो जाए वो एक ही रो में है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को ये बताया नहीं है, मतलब कि हमने यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप का कोई क्लास यूज नहीं किया कि वो कौन से स्क्रीन में कितने कॉलम शो करना चाहिए करके। ठीक है, इसलिए ये तीन कॉलम बस शो हो रहा है। बट अभी आपको बेसिक ये याद रखना है कि टोटल यहाँ पे 12 कॉलम्स है। तो जैसे ही हम यहाँ पे तीन कॉलम डिफाइन किए तो ये कितने कितने में डिवाइड हो गया, चार कॉलम यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन को मिला, चार कॉलम सेकंड डिवीजन को, एंड चार कॉलम लास्ट वाले डिवीजन को। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंट साइज के लिए कैसे वर्क करेगा ये। तो सेम जो कॉलम क्लास है उसके साथ अगर हम एस एम यूज करें तो ये वर्क करता है स्मॉल डिवाइसेस के लिए, लाइक आपका फोन हो गया, मोबाइल का स्क्रीन हो गया, उसके लिए। अगर हम एम डी यूज करें तो ये होता है मीडियम डिवाइसेस, लाइक क्या होगा, एक टैबलेट का स्क्रीन हो सकता है, या फिर छोटे वाले जो लैपटॉप होते हैं उनका स्क्रीन हो सकता है। अब हम बात करें एल जी, जो कि लार्ज डिवाइसेस के लिए वर्क करता है, ये होगा ग्रेटर देन 992 पिक्सल, मतलब कि जो लैपटॉप स्क्रीन होते हैं उनके लिए वर्क करेगा। और अगर हमको डेस्कटॉप स्क्रीन चाहिए या फिर जितने भी बड़े स्क्रीन होंगे उसके लिए एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल वर्क करेगा। ठीक है, तो हमको बस ये जो क्लासेस है उनको यूज करना है जिनके मदद से हम अपने ग्रेड को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ओके, अब इनका यूज कैसे करेंगे, लाइक दिस। एस एम किस लिए यूज होता है, एक्स्ट्रा सॉरी स्मॉल मीडियम, राइट। तो स्मॉल मीडियम के लिए मतलब कि कौन सा साइज होगा ये आपके टैबलेट का, कि जैसे ही ये आपके टैबलेट के साइज में आएगा तो डिफरेंट रोज में सारे कॉलम शो होने लगेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ा, देखो एक रो बना है और सेम जैसे कि अभी लास्ट टाइम हमने देखा था डिफरेंट कॉलम्स थे, उसी तरह से यहाँ पे चार कॉलम बने हुए हैं। बट उनका जो साइज है वो यहाँ पे दिया हुआ है SM3, मतलब कि आपके जो स्मॉल मीडियम डिवाइसेस है वहां तक के लिए ये वर्क करेगा। उसके बाद फिर ये जो कॉलम्स है वो डिफरेंट रोज में बदल जाएंगे। ओके, मतलब कि ये जो थ्री है वो क्या डिफाइन करता है, आपके जो टोटल कॉलम्स है स्क्रीन में, टोटल कॉलम्स कितने थे, 12 कॉलम। तो थ्री यहाँ पे मिला, थ्री यहाँ पे, इस तरह से हमने चार कॉलम बनाए हैं। अगर मैं किसी एक कॉलम का जो साइज है वो डिफाइन करना चाहूंगा, लाइक इसको मैं करता हूँ 6। ओके, 6, और इसको भी क्लास के साइज को किया 6। अभी क्या होगा, इसका साइज तो बढ़ गया, लेकिन क्योंकि हमारे टोटल स्क्रीन का साइज होता है 12 कॉलम, इसलिए ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो स्क्रीन के बाहर चला गया। तो हमको क्या करना है, जैसा भी हो टोटल जो साइज है वो मेंटेन करके चलना है 12। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो अब ये 12 कॉलम्स है, टोटल 6 + 3 + 3, इसलिए एक ही रो में शो हो रहा है। अगर मैं दो ही कॉलम शो करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 + 3 है वो सिर्फ 9 कॉलम्स के प्लेस ले रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो कॉलम शो करना है, इसलिए ये होगा 6 & 6 कॉलम। ओके, तो इस तरह से इसके दो कंसेप्ट है। एक हमको करंट कॉलम को मेंटेन करना है कि वो किस तरह से स्क्रीन में कितने प्लेसेस लेना चाहिए, मतलब कि ये जो कॉलम है उसका साइज कितना होना चाहिए। और दूसरा क्या डिफाइन हो रहा है, स्क्रीन का साइज, कि ये कौन से स्क्रीन तक वर्क करेगा, मतलब कि ये जो हाफ हाफ ले रहा है साइज स्क्रीन का,
वो कौन से स्क्रीन तक लेगा? स्मॉल मीडियम। स्मॉल मीडियम कौन सा होता है? हमारे टैबलेट का स्क्रीन। तो जैसे ही ये टैबलेट के स्क्रीन से छोटा हुआ, मतलब हमारे फोन के स्क्रीन में आया, तो ये दो अलग अलग रो में शिफ्ट हो गया। ओके, तो ये है ग्रेड बेसिक। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, लाइक आप लोग देख सकते हैं ये वाला। ओके, तो इसमें क्या है, साइज डिफरेंट है, लेकिन स्मॉल मीडियम ही है साइज। ओके, एक है 4 कॉलम का प्लेस ले रहा है और दूसरा है 8 कॉलम, इसलिए ये डिफरेंट विड्थ ले रहे हैं। अब मैं साइज को इसका छोटा करता हूँ, और जैसे ये स्मॉल मीडियम से छोटा हुआ तो दो डिफरेंट रोज में बदल गए। अगर मैं इसको अब चेंज करूँ, हमारे पास और कौन कौन से डिवाइसेस हैं? इस तरह से नॉर्मल कॉलम यूज करेंगे तो वो वर्क करेगा एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए। अगर हम एस एम यूज करते हैं तो स्मॉल मीडियम डिवाइसेस के लिए। अगर हम उसी को एम डी के साथ यूज करते हैं, मतलब कि मीडियम डिवाइसेस, तो अभी हम इसको करते हैं मीडियम डिवाइसेस, जो कि 768 पिक्सल तक वर्क करेगा। और उसके ग्रेड के लिए इसको किया हमने एम डी, मीडियम डिवाइसेस, मीडियम डिवाइसेस। ओके, तो ये दो अलग अलग कॉलम में तो शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये मीडियम डिवाइसेस से छोटा हुआ तो अलग अलग कॉलम्स में शो हो गए। तो बेसिक कंसेप्ट यही है जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट, ग्रिड का बेसिक? आकाश क्लियर, ओके। सेल, बरखा, राहुल, ओके गुड, बहुत सारे लोगों को हो गया। अब ये बताओ कितने लोगों को नहीं हुआ, टाइप एन, जिनको नहीं हुआ, जिनको कोई भी डाउट है अभी? राकेश बोल रहे हैं एक बार फिर से। अच्छा राकेश, मैं आपको सिर्फ बेसिक ही बताता हूँ ना। मेन 3 पॉइंट है वो याद रखना है आपको, कि आपका चाहे कोई भी स्क्रीन हो, आपके फोन हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन, सारे के सारे बूट स्ट्रैप में इस तरह से 12 कॉलम में बटे हुए होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे डिफरेंट ग्रिड्स चाहिए जिसके डिफरेंट साइजेस हो, ठीक है, जैसे कि आपको बराबर बराबर के 3 कॉलम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम 4 इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉलम 4 एंड 8, तो ये कितना प्लेस ले रहा है, टोटल है 12 कॉलम। इसमें से 4 कॉलम का जगह लिया हमारे फर्स्ट कॉलम ने, राइट, और दूसरा 8 कॉलम का प्लेस ले रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट ग्रिड्स को डिफरेंट साइजेस दोगे। अब दूसरी चीज क्या है, कि डिवाइसेस कौन से होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि जो स्मॉल मीडियम डिवाइसेस है, लाइक योर टैबलेट, कोई भी टैबलेट में आप वर्क करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप, कि मेरा ये जो कॉलम है वो एक ही रो में तब तक दिखेगा जब तक कि ये स्मॉल मीडियम में होना चाहिए। तो बस इस क्लास के साथ हम क्या ऐड करेंगे, एस एम, और ये होगा एस एम। तो ये उस स्क्रीन तक एक ही रो में दिखेंगे जब तक कि ये स्मॉल मीडियम डिवाइसेस तक होंगे। और जैसे ही ये स्क्रीन उससे छोटा होता है, तो ये क्या हो गए, अलग अलग रोज में शिफ्ट हो गए। ओके, और तीसरी चीज यही कि आपको अपने जो डिफरेंट ग्रेड्स है उसको इसी तरह से मेंटेन करना सीखना होगा, कि वो जो मेन डिवाइस है आपका डेस्कटॉप है, उसके लिए तो एक ही रो में दिखेंगे 4 अलग अलग कॉलम्स, लेकिन जैसे ही वो उससे छोटा स्क्रीन जाता है तो डिफरेंट रोज में शिफ्ट हो जाएंगे। सर इसको पैडिंग कैसे दें?
इसको पैडिंग देने की क्या जरूरत है आप लोगों को? कंटिन्यू करता हूँ। आपने पूछा कि इसको पैडिंग कैसे दे करके, राइट? तो इसको पैडिंग देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आपको अपने जो डिवीजन होंगे, मतलब कि ये एक डिवीजन हो गया, राइट? इस डिवीजन के अंदर में जो भी आप रखने वाले हो कंटेंट, उसका वेट बढ़ा लो या फिर जैसी भी डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली CSS यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेम जो डिवीजन है उसमें पैडिंग कितना होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को अभी जिन्होंने पहले CSS ठीक से नहीं पढ़ा है, उनको पैडिंग और मार्जिन चीजें क्लियर नहीं होगी। तो पैडिंग और मार्जिन के का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर नहीं है? टाइप आई। जिनको क्लियर नहीं है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। राकेश, हेमंत, शशांक। ओके, मैं आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। राहुल, बस आप इतना याद रखो कि ये जो ग्रेड्स है वो डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है? डिफरेंट रो में दिखेंगे। तब आपको मार्जिन या फिर पैडिंग देना है तो वो आपको कस्टम CSS के थ्रू देना पड़ेगा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चेंज करना चाहते हैं तो। ओके। और राकेश, आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया ग्रेड बेसिक्स, वो चीजें समझ में आया? टाइप क्लियर अगर समझ में आया तो फिर मैं मार्जिन और पैडिंग एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, क्लियर है, गुड। तो अब मैं उनको जिनको मार्जिन और पैडिंग क्लियर नहीं है उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपका जो CSS HTML एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ये एक एलिमेंट बना, दूसरा ये एक एलिमेंट बना। ओके। तो आपके हर एक एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनता है HTML में। मेन आपका एलिमेंट होगा इस तरह से। ये जो सेंटर में दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ विड्थ और हाइट होगा। उसके बाद फिर ये जो एलिमेंट है उसका बॉर्डर भी हम बना सकते हैं, राइट? तो इंटरनली HTML उस एलिमेंट का बॉर्डर भी स्ट्रक्चर में लेकर के चलता है। तो अगर आप पैडिंग डिफाइन करोगे तो पैडिंग का मतलब होता है कि आपके एलिमेंट और बॉर्डर के बीच का डिफरेंस, कि कितने डिस्टेंस में वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आप पैडिंग को हाइट एंड लेफ्ट राइट अलग अलग शो कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को CSS पैडिंग, ओके, W3 स्कूल, इसमें दिखाता हूँ। ओके। तो जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, मेन एलिमेंट क्या है? ये जो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है वो, और इसका एक बॉर्डर सेट हुआ है, राइट? बॉर्डर ये रहा, लेकिन इसका पैडिंग सेट हुआ है 70 पिक्सल। इसलिए ये जो एलिमेंट है उससे 70 पिक्सल का गैप है, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? तो इसकी मदद से जो बॉर्डर और एलिमेंट के बीच का गैप है वो हम पैडिंग की मदद से सेट कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट वैल्यूज लाइक लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इन सबको अलग अलग सेट करना है, उसके लिए हम इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो ये डिफरेंट डिस्टेंस आपके सेट हो जाएंगे। लाइक मैं लेफ्ट को अभी कम करता हूँ, 10 किया, ठीक है? तो ये लेफ्ट में इस तरह से शो होने लगा, ठीक है? तो पहला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि पैडिंग क्या है, आपके जो एलिमेंट है और बॉर्डर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके। अब बात करते हैं मार्जिन के बारे में। तो सेम आप लोग ये इसी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं
कि ये जो बॉर्डर है उसके बाद मार्जिन शो हो रहा है। मतलब कि इस एलिमेंट से कोई भी दूसरा एलिमेंट आसपास जो एग्जिस्ट करता है ना, उसके बीच जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस, उसके बॉर्डर से लेकर के दूसरे एलिमेंट के बॉर्डर तक, वही होता है मार्जिन। ठीक है। अब मार्जिन को मैं फिर से इसमें शो करता हूँ। इसमें देखते हैं तो अभी भी कोड सेम है, देख सकते हो आप लोग। बॉर्डर उस टेक्स्ट को दिया हुआ है, लेकिन इसका मार्जिन सेट हुआ है 70 पिक्सल। तो इसका बॉर्डर और एलिमेंट के बीच का गैप ना बढ़ करके कौन सा गैप बढ़ा है, यहाँ से, स्क्रीन से और इस एलिमेंट से। राइट। अगर मैं इसको 0 कर दूं या फिर हटा ही देता हूं, तो ये क्या हुआ, दूसरे एलिमेंट के पास चला गया और यहाँ पे भी पास चला गया। तो बस यही है कि बॉर्डर से जो डिस्टेंस किसी दूसरे एलिमेंट का या फिर इस स्क्रीन का डिस्टेंस है ना, वो डिफाइन करने के लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली उसको समझ सकते हो। और जैसे कि आपने पैडिंग में देखा, उसके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। सेम उसी तरह से मार्जिन में भी उसके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। ओके। अब आप लोगों को क्लियर है मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट? यस। ओके गुड। अब आप लोगों का छोटा सा एक्सरसाइज, जो जो अभी आप लोगों ने सीखा कि बूटस्ट्रैप को कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने HTML में, एंड ये जो ग्रेड बेसिक्स है, ग्रेड बेसिक्स, टेबल, बटन्स, वो आप लोगों को नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर प्रैक्टिस करना है। ओके। तो ये 15 मिनट का एक्सरसाइज टाइम आप लोगों का, सारी चीजें प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता है बूटस्ट्रैप से रिलेटेड। और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है वो एग्जैक्ट अभी हुआ है 1:22। हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली 1:35 पे। ओके। तब तक के लिए आप सारी चीजें प्रैक्टिस करो। ये वाला सेशन मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ओके। बस मीटिंग क्विट करने की जरूरत नहीं है अभी, बस मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर। ओके। तो अब जब आप लोगों ने बूटस्ट्रैप का प्रैक्टिस कर चुका है, कर लिया है, ठीक है, तो काफी इजी लग रहा होगा सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बूटस्ट्रैप का इम्प्लीमेंटेशन किए और सच में एंजॉय किए? टाइप आई एंड ई। आई फॉर मी एंड ई फॉर एंजॉय। आई ई। ओके, बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया, गुड। और बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम सीखा, ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपडेटेड हो चुके हैं। राइट। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताना चाहूंगा बूटस्ट्रैप में ही, कि इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को धीरे धीरे यूज करके सीख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाइए, लाइक पेजिनेशन, लिस्ट ग्रुप, और भी बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस है, लाइक प्रोग्रेस बार। ठीक है, ओपन होने देते हैं। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे प्रोग्रेस बार से कि वो क्या होगा। तो इस तरह से आप प्रोग्रेस बार, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस बार क्लास की मदद से इतना अच्छा प्रोग्रेस बार डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आप उसके परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। ओके। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्लास है जो कि बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं स्पिनर की। लाइक एक लोडर बनाना है हमको, तो हम स्पिनर क्लास यूज करेंगे इस तरह से। उसके डिफरेंट कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वही स्पिनर हम एज अ बॉर्डर नहीं चाहते, इस तरह से चाहते हैं, तो ये भी
हम इस तरह से कर सकते हैं, स्पिनर ग्रो, इसकी मदद से। ठीक है, उसके डिफरेंट कलर्स भी देख पा रहे हो। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से डिजाइन मिलता है जैसे ही हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं लोडिंग के लिए। तो स्पिनर भी एक बहुत अच्छा क्लास है जिसके थ्रू हम अच्छे अच्छे लोडर्स डिजाइन कर सकते हैं। पेजिनेशन की अगर आप डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट पेजेस में लिस्ट को शो करना चाहते हैं तो पेजिनेशन इस तरह से अप्लाई करेंगे। कार्ड्स, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से कार्ड की डिजाइन होती है जिसमें कुछ इमेज होता है, कुछ कंटेंट होते हैं, उसके हेडर फुटर। तो बेसिक कार्ड का डिजाइन इस तरह से हम बूटस्ट्रैप की मदद से करते हैं कि उसका कार्ड का हेडर होता है सबसे पहले, बीच में कंटेंट होता है एंड फुटर होता है। ठीक है, तो उसको जितना अच्छा आप कस्टमाइज कर सकते हो वो आपके ऊपर है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर कार्ड का यही होता है। अब बात करते हैं नेविगेशन बार की, कि आपके वेबसाइट में सबसे जरूरी तो नेविगेशन बार ही होता है ना। तो बूटस्ट्रैप हमको बहुत ही अच्छा डिजाइन देता है जो कि पूरी तरह रिस्पॉन्सिव हो। तो आप लोग नेविगेशन बार की कोडिंग यहाँ से देख सकते हैं बूटस्ट्रैप में किस तरह से कर सकते हैं। लाइक ये मैं करता हूँ ट्राई। तो ये हमारे साइट का लोगो हो गया नेविगेशन बार में, और फिर ये डिफरेंट लिंक्स बने हुए हैं, लाइक ये ड्रॉप डाउन लिंक। ओके, अब मैं इसी को डिफरेंट स्क्रीन में करता हूँ इस तरह से। तो देखो थोड़ा सा चेंज हुआ ना। इसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस अभी ये जो नेविगेशन बार बना है उसमें यूज हुआ है ये सारे क्लासेस, नेव आइटम एंड नेव लिंक, जिसकी मदद से ये डिफरेंट आइटम्स होते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसकी मदद से ये वाला ड्रॉप डाउन बना हुआ है। ओके, अब हम एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार देखते हैं, शायद ये होगा। ओके, ये नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ना मिले तो आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, ग्रिड को अगर आप लोगों को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो ये जो ग्रिड का सेक्शन है वो पूरा अच्छे से पढ़िए और समझिए उसको, जिससे कि आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना पाएंगे। फिर हम बात करते हैं बेसिक टेम्पलेट की। तो अगर आपको कोई अच्छा वेबसाइट डिजाइन करना है बूटस्ट्रैप की मदद से तो आप यहाँ पे उसका बेसिक टेम्पलेट भी देख सकते हो कि किस तरह से बूटस्ट्रैप हमको बेसिक टेम्पलेट एक साइट का प्रोवाइड करता है। लाइक ये हो गया। हम्म, इसको हम करते हैं ट्राई। ओके, तो इसमें देखो नेविगेशन बार एंड हेडर, आपके साइट का टाइटल, यहाँ पे जो साइट का लोगो या फिर टाइटल हो सकता है वो, और ये एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन है जिसकी मदद से ये इस तरह से डेस्कटॉप में शो होगा, बट आपके स्मॉल डिवाइसेस में इस तरह से उसका ड्रॉप डाउन बनेगा। ओके, तो आप इस तरह के टेम्पलेट से एक अच्छा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीख सकते हैं। जैसे कि ये साइड बार है, दो अलग अलग डिव यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको स्मॉल डिवाइसेस में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारे के सारे अलग अलग डिवीजन बन चुके हैं, लेफ्ट राइट में शो नहीं होते हैं। राइट, और अगर हम ये तो बूटस्ट्रैप 4 है, बूटस्ट्रैप 3 की बात करें तो उसमें और भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। लाइक इस पे देखते हैं, अगर हम एक ब्लॉग डिजाइन करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, एक साइड बार होगा, यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स होगा जिसमें हमारे कंटेंट होंगे, फिर फुटर होता है। राइट, तो ब्लॉग के डिजाइन के लिए किस तरह से हमको बूटस्ट्रैप में डिजाइन करना है वो हम इसमें देख सकते हैं। ये रहा। ठीक है, ये तो हो गया स्मॉल डिवाइस। जैसे ही हम इसको लार्ज करते हैं इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अगर आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो उसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, नेविगेशन बार, उसके बाद फिर आपका जंबोट्रॉन जिसमें कुछ स्पेशल कंटेंट शो होंगे, उसके बाद फिर आपके वर्क्स होते हैं। राइट, कि एक पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें माई वर्क या फिर डिफरेंट टेम्पलेट्स करके वहां पे प्रोवाइड होते हैं। तो उसका डिजाइन
इस तरह से आप लोग बूटस्ट्रैप की मदद से बना सकते हो। ये नेविगेशन बार, उसके नीचे जंबोट्रॉन, फिर ये माय वर्क सेक्शन जिसमें आप गैलरी शो करोगे, फिर आएगा सबसे लास्ट में फुटर। तो बस इस सेक्शन को एज अ टेम्पलेट यूज करके आप एक अच्छा वेबसाइट बना पाएंगे, राइट। और जो कि काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी है, जैसे हम स्मॉल डिवाइस करेंगे ये पूरी तरह रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बन चुका है। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को बूटस्ट्रैप पूरी तरह क्लियर है? टाइप क्लियर एवरीवन? अगर आपको कोई भी डाउट है तो टाइप डी फॉर डाउट। ओके गुड, ऑलमोस्ट सभी को ही क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं आपके होमवर्क की। आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक सैटरडे को है, तब तक के लिए आपके पास बहुत टाइम है, और इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जो भी हमने इन 2 दिनों में सीखा है, HTML CSS बूटस्ट्रैप, उसका कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स है W3 स्कूल में उसको कवर करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप इन तीनों में अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे PHP एंड MySQL जो कि बैकएंड टेक्नोलॉजीज है। ओके, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं इंस्टा में, जिससे कि आपके कोई भी क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखिए, जो हमने सबसे पहले बात किया कि खुद को अपडेटेड बनाते जाइए। उसके लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट लगता है खुद के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी भी डिवाइस से, जो भी डिवाइसेस है आपके पास, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर आपका बाइक, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको खुद को अपडेटेड रखना, राइट। इसलिए खुद को अपडेटेड रखते रहिए। ओके, थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।